जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी, आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? ओके। कल हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था टीक्यूएम का, जो कि आप लोगों को आवाज़ की डिस्ट्रैक्शन हो गई थी, आज हम वहाँ से उसको कंटिन्यू करेंगे। अपना रिमेनिंग पार्ट जो है वो उसको क्लियर करेंगे। उसमें जो हमने लास्ट टाइम जहाँ तक हमने डिस्कस किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स तक हमने कर लिया था, प्रिंसिपल कर लिए थे, इम्पोर्टेंस कर ली थी, कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। उसके बाद पर्पस हम लोगों ने पढ़ लिया था। पर्पस के बाद सिक्स सिग्मा से मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेती हूँ, क्योंकि कल जो हमारी वॉइस की डिस्ट्रैक्शन आ रही थी उसकी वजह से हम लोगों का लेक्चर काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सिक्स सिग्मा बेसिकली एक ग्रीक कह लें कि वो है इंडिकेशन। अगर हम डिस्क्रिप्शन में जाएँ तो सिक्स सिग्मा इज़ अनदर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम दैट यूजेस प्राइमरीली क्वांटिटेटिव डाटा टू मॉनिटर द प्रोग्रेस। यानी कि सिक्स सिग्मा आप कह लें कि एक वो मैनेजमेंट का टूल है जो कि हम जिसको हम क्वांटिटी वाइज, जिसको हम नंबर्स में किसी भी चीज़ की क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो सिक्स सिग्मा इज़ अ मैयर, अ गोल एंड अ सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। एज ए मैयर हम उसको यूज़ करते हैं। ग्रीक लेटर है जिसकी इंडिकेशन आप देख सकते हैं कि ये ऊपर दी गई है, फॉर स्टैंडर्ड, मीनिंग हाउ मच परफॉर्मेंस वेरीज फ्रॉम अ स्टैंडर्ड, यानी कि कितनी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी वेरी करती है एक स्टैंडर्ड चीज़ से। स्टैंडर्ड जो है वो आप कह लें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के का जो है वो रिगार्डिंग एनी सर्विस जो है वो आपने स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट किए हुए हैं, और उन स्टैंडर्ड्स को देखते हुए जो है वो आप क्या करते हो, उसको आप गोल्ड स्टैंडर्ड बना लेते हो और उससे आप चीज़ों का कंपैरिजन करते हो। दिस इज़ सिमिलर टू हाउ कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इंश्योरेंस, जिसे आप कहते हो CQI, मॉनिटर्स रिजल्ट्स अगेंस्ट एन आउटकम मैयर, ठीक है। और इसमें हम जितनी भी कॉन्टीन्यूस जो हम क्वालिटीज़ को प्रोवाइड कर रहे होते हैं थ्रू आउट फ्रॉम हेड टू टो, उसकी हम मेजरमेंट, उसकी हम कह लें कि उसका कंपैरिजन जो है उसके हम करते हैं अगेंस्ट आउटकम मैयर जो हमें आउटकम मिले होते हैं। एज अ गोल, वन गोल माइट बी एक्यूरेसी, हाउ मेनी टाइम्स फॉर एग्जांपल इज द राइट मेडिकेशन गिवन इन द राइट अमाउंट टू द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम बाय द राइट रूट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर एज अ नर्सेज बात करें तो हम लोगों का मेन जो है वो क्या गोल होता है, यही गोल होता है ना कि हमने राइट मेडिसिन करनी है, राइट टाइम पे करनी है, राइट अमाउंट में करनी है, राइट पेशेंट पे करनी है, और राइट रूट से करनी है, ठीक है। तो इसको मेक श्योर करने के लिए CQI के थ्रू, जो कि आपकी कॉन्टीन्यूस क्वालिटी मैनेजमेंट है, इस ये कॉन्टीन्यूस क्वालिटी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए जब हम इसको किसी स्टैंडर्ड के साथ मैयर करते हैं, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, तो उस कंपैरिजन के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उसको हम सिक्स सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। जो कि ग्रीक लेटर है, जो कि वो आपको ऊपर इंडिकेशन दी गई है कि वो ग्रीक लेटर जो है उसकी डिनोशन किस तरह से है। So, as a management system compared to other quality management systems, Six Sigma involves management to a greater extent in monitoring performance and ensuring favorable result. Okay, इसमें आप क्या करते हो कि आप मॉनिटरिंग करते हो परफॉर्मेंसेस को और इंश्योरिंग करते हो अपने फेवरेबल रिजल्ट्स को। अब उन फेवरेबल रिजल्ट्स में जो है वो आपके जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आपने चीज़ों को मेजर करना है या आपने अपनी आउटपुट आगे जनरेट करके देनी है, आप उसको देखते हो। बेनिफिट्स में अगर आप देखें तो सिक्स अनएक्सपेक्टेड वेज सिक्स सिग्मा कैन बेनिफिट योर कंपनी। अब सिक्स अनएक्सपेक्टेड वेज हैं जो कि सिक्स सिग्मा के थ्रू जो है वो कोई भी कंपनी बेनिफिट ले सकती है। नंबर वन, इम्प्रूव कंप्यूटर लॉयलिटी, सॉरी कस्टमर लॉयलिटी, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि आपने ये देखना है कि कस्टमर के साथ आपकी लॉयलिटी इंप्रूव हुई है या नहीं हुई। मतलब आप क्लाइंट एज अ पेशेंट आपके पास आया है, आप उसको होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। और उसको आपने इम्प्रूव भी किया है या नहीं किया है। को जो है वो इम्प्रूव किया है या नहीं किया है। उसके बाद आ जाता है आपके पास टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट में आप ये देखते हो कि फॉर एग्जांपल अगर एक जो आपके पास नर्सिंग कोलीग है आपकी, ठीक है, आपने उसको साइन कर दिया है कि यार तुम ये 2 बेड कर लो, मैं ये 2 बेड कर लेती हूँ, ठीक है? और हम हमें जो गिवन जो हमारी टीएल है, टीम लीडर है, उसने इन 4 बेड के ऊपर हमें होमवर्क करने के लिए बोला है। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चाहिए कि उस टाइम के अंदर जो है वो अपना वो सारा उसके बाद आ जाता है रिड्यूस साइकिल टाइम। साइकिल टाइम जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। नंबर 4 एम्प्लॉय मोटिवेशन आ जाती है, ठीक है? अब एम्प्लॉय मोटिवेशन से मुराद ये है कि जब आप अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो तो एम्प्लॉय जो होता है उसको भी मोटिवेट होता है कि मैंने स्टैंडर्ड को मीट करना है, उसके लिए मैंने होमवर्क करना है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आ जाती है आपके पास। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ जाती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट से मुराद ये है कि एक मतलब हायरार्की वाइज आप लोग काम करते हो। अब आप हो एज अ स्टूडेंट हो, आप मसला अपने एडवाइज़र के पास लेके आते हो, एडवाइज़र कोऑर्डिनेट करता है कोऑर्डिनेटर से, कोऑर्डिनेटर से, और कोऑर्डिनेटर जो है वो आगे अपना मसला कोऑर्डिनेट करता है प्रिंसिपल से, ठीक है? तो दिस इज़ हाँ जी, अब आ रही है आवाज़? किसको आवाज़ नहीं आ रही? अब आवाज़ मेरे ख्याल से क्लियर है। मेरा मुझे नहीं लगता कि कोई आवाज़ का इशू है, ठीक है? अपनी साइड से भी देखा करें ना पहले, यहाँ मैसेज करने से पहले, कि अगर बाकी लोगों को आ रही है तो सिर्फ आपको नहीं आ रही, ठीक है? पहले बाकियों से पूछ के यहाँ पे मैसेज किया करें, बराए मेहरबानी। थोड़ी तमीज सीखें आप, डिस्ट्रैक्शन ना कॉज किया करें लेक्चर में। हाँ, उसकी छुट्टी तो नहीं है। नहीं। आगे आ जाता है लीन सिक्स सिग्मा। Lean Six Sigma is a method that relies on a collaborative team effort to improve performance by systematically removing waste and reducing variation, ठीक है? लीन सिक्स सिग्मा में बेसिकली जो है वो मतलब लाइक अ सिक्स सिग्मा, लाइकली टू सिक्स सिग्मा, लेकिन इसमें हम कोलैबोरेटिव टीम एफर्ट देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दे दी कि 4 बेड आप लोगों को एलोकेट किए गए आपके टीम लीडर की तरफ से या आपकी हेड नर्स की तरफ से, कि आपने इन 4 बेड्स को देखना है, ठीक है? लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग आप लोग क्या करते हो कि आप लोग कहते हो कि मतलब अगर आपको एज अ टीम बना दिया जाता है आईसीयू में, फॉर एग्जांपल सबा हैं, हुमा हैं, ठीक है, और शाइस्ता हैं और वर्दा है, इन 4 को मैंने जो है वो, थैंक यू, वो ले आना मैंने जो कहा है, ठीक है? मैंने इन लोगों को एलोकेट कर दिया है कि आप लोगों ने जो है वो इन आईसीयू के अंदर इन 4 बेड्स पे काम करना है, ठीक है? तो इसके साथ मैं एक फिजियोथेरापिस्ट भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है, जो इन लोगों को ज्वाइन करेगा। एक फिजियोथेरापिस्ट ऐड कर देती हूँ, एक मैं ऐड कर देती हूँ साइकोलॉजिस्ट ऐड कर देती हूँ, ठीक है, जो क्योंकि इसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में उसका टेक पार्ट करेगा। अब ये जो एक टीम बन जाती है, एक कोलैबोरेटिव टीम बन जाती है, जिसका आउटकम क्या है, जिसकी एफर्ट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपने उसकी सिस्टमेटिकली उसकी प्रोग्नोसिस को इम्प्रूव करवाना है, और जितना भी वेस्ट है ये रिड्यूस आपने करना है, वेरिएशंस को जहां जहां भी गैप्स आ रहा है उन गैप्स को खत्म करना है। तो उस पूरी टीम की अगर एफर्ट को मैं एक स्टैंडर्ड के साथ अगर कंपेयर करूंगी तो वो लीन सिक्स सिग्मा के अंदर आ जाएगा। It combines lean manufacturing, lean enterprises, and Six Sigma to eliminate the 8 kinds of the waste. ठीक है? Both Six Sigma and Lean are process improvement methodologies. Basically, Six Sigma और Lean Six Sigma, सिक्स सिग्मा में हम इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं, और लीन सिक्स सिग्मा के अंदर हम क्या करते हैं, हम कोलैबोरेटिव टीम एफर्ट्स को देखते हैं। जब लीन सिक्स सिग्मा और सिक्स सिग्मा दोनों बेसिकली क्या है, आपकी इम्प्रूवमेंट मेथडोलॉजीज हैं आपकी क्वालिटी को मैयर करने के लिए। सो वन फोकसेस ऑन द एनालाइजिंग ऑफ द प्रोसेस एंड रिमूविंग डिफेक्ट्स while the other focus more
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है DMAIC मेथड। बेसिकली DMAIC जो है वो एक निमोनिक है। ये बेसिकली क्या है, ये एक निमोनिक है। D फॉर डिफाइन, M फॉर मैयर, A फॉर एनालाइज एंड जो आपका I है वो इम्प्रूव है एंड C फॉर कंट्रोल है। सो DMAIC इज अ एक्रोनिम और अ निमोनिक। ठीक है, कल क्योंकि इस टॉपिक पे आके आप लोगों को आवाज आना बंद हो गई थी, so that's why I am repeating the same topic today. So DMAIC बेसिकली कोई कह लें कि कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा कोई टूल नहीं है, ये एक्रोनिम है। ठीक है, जिसमें डी से लैदा बनता है, एम से लैदा बनता है, ए से लैदा बनता है, आई से लैदा बनता है, सी से लैदा बनता है। ठीक है, और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डामेरिक। ठीक है, रेफर्स टू द डेटा ड्रिवन इम्प्रूवमेंट साइकिल यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग, ऑप्टिमाइजिंग एंड स्टेबलाइजिंग बिजनेस प्रोसेस एंड डिजाइन। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, हम एक साइकिल इम्प्रूवमेंट करते हैं जो कि यूज होता है हमारी इम्प्रूविंग में, ऑप्टिमाइजेशन में, स्टेबलाइजेशन में और बिजनेस प्रोसेस और डिजाइन में। इम्प्रूविंग से मुराद ये है कि हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया अपने प्रीवियस चीज़ों को, हम उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजिंग का मतलब ये है कि उसको ऑप्टिमाइजेशन मतलब ये होता है कि कम से कम एटलीस्ट हम उस पेशेंट्स को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑप्टिमल लेवल तक तो होनी चाहिए ना। ऑप्टिमल लेवल मीन मुराद ये कि उसके अंदर उसकी हॉलिस्टिक केयर तो शामिल होनी चाहिए। हॉलिस्टिक सर्विसेज तो हम उसको ऑफर करें ना, जिसमें उसकी बुनियादी सारी की सारी चीजें कवर हो रही हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो बेसिक और नेसेसरी नीड्स हैं एटलीस्ट उसकी फुलफिलमेंट तो होनी चाहिए। एंड स्टेबलाइजिंग बिजनेस प्रोसेस एंड डिजाइन। और इसके अलावा जो हम लोगों ने एक बिजनेस डिजाइन कर लिया है उसकी स्टेबलाइजेशन आ जाती है, और उसका डिजाइन की, उस डिजाइन की स्टेबलाइजेशन आ जाती है। द DMIC इम्प्रूवमेंट साइकिल इज द कोर टूल यूज टू ड्राइव सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। और इसलिए DMIC इम्प्रूवमेंट साइकिल जो है वो क्या है, कोर टूल है आपके पास जो कि ड्राइव करता है आपके सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को। ठीक है, यानी कि इन ये आप ये कह लें कि अगर आपने कोई चीज बनानी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई फिश बनानी है लेट्स सपोज, तो फिश बनाने के लिए आपके पास जो प्रिकर्सर्स हैं जिसमें आपका सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है या रेड पेपर है, ठीक है, आपका जिंजर है, अनियन है, जो भी जिस तरह से भी आप जो जो प्रिकर्सर आपने यूज करना है, तो फिश आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपके पास उसका प्रिकर्सर ना हो। कच्ची फिश तो नहीं आप उठा के खा सकते हो ना। ठीक है, सो प्रिकर्सर सिक्स सिग्मा और लीन सिक्स सिग्मा का DMAIC है। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास डिफाइन है, मैयर है, एनालाइज है एंड कंट्रोल है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द मेथडोलॉजी कॉमनली यूज्ड इन सिक्स सिग्मा टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रोसेस इज द DMAIC मॉडल। ठीक है, DMAIC मॉडल आमना, नेहा, सुनैना, वरदा, फातिमा जो लोग प्रेजेंट हैं और जो लोग वाकई लेक्चर सुन रहे हैं, और बाकी तो सबकी मैंने एब्सेंट ही लगानी है। ठीक है, मुझे पता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेक्चर में। बेटा ये UHS में रेपिटेटिव क्वेश्चन है। DMAIC मॉडल आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, मेरी बात ये आज याद रख लें। ठीक है, सो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अली हमजा को मैंने ये लेक्चर पहले सेंड कर चुकी हूँ कल का। इसके ऊपर आप बैठ के बुक से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का चैप्टर निकालें जो आपकी बुक है रिकमेंडेड, उससे इस चैप्टर को डेप्थ में पढ़ें। कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, आप आके मुझसे पूछें। ठीक है, कोई क्वेरी है आपकी, लेकिन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के चैप्टर को आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। ठीक है, so the DMAIC cycle is the framework for the problem solving which break down the process into 5 steps। ठीक है, वो बात पहले भी हो गई है जिसमें define, measure, analyze, improve and control है। DMAIC looks to improve a process to avoid future inconsistencies। ठीक है, मतलब फ्यूचर की जो गैर तसलसुली है, फ्यूचर में जो हमें लगता है कि ये मसला आ सकता है या ये प्रॉब्लम आ सकती है, हम क्या करते हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं। सो DMAIC लुक्स टू इम्प्रूव अ प्रोसेस टू अवॉइड ए फ्यूचर इनकंसिस्टेंसी। आगे देखें, आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ DMIC मेथड एज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। DMAIC प्रोवाइड्स अ बिजनेस विद द रोड मैप फॉर द सोल्यूशन। ठीक है, और DMAIC जो है वो आपको प्रोवाइड करता है एक रोड मैप सोल्यूशन के लिए। दिस हेल्प्स द बिजनेस टू सॉल्व प्रॉब्लम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश द वाइल प्रोड्यूसिंग बॉटम लाइन रिजल्ट। ठीक है, और ये आपको हेल्प करता है
प्रॉब्लम सॉल्विंग में और बॉटम लाइन रिजल्ट्स देता है। मोर ओवर डीएमआईसी सपोर्ट्स एंड एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है। डीएमआईसी जो है वो सपोर्ट करता है आपकी एनालिटिकल अप्रोच को अलाउंग द बिजनेस टू यूज दी कलेक्टेड डाटा, और डाटा को कलेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। Improving quality of care. Joint Commission Hospital Accrediting Body has adopted mandatory national patient safety goals. Joint Commission 2011. अब ये एक जॉइंट कमीशन है जिसने कि एक पेशेंट सेफ्टी टूल बनाया है गोल्स को अचीव करने के लिए। दे चार्ज हॉस्पिटल्स टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स करेक्टली। नंबर वन, सबसे पहले तो वो ये देख लेंगे कि आया हमने वाया वो पेशेंट है भी या नहीं है, ठीक है, उसको नीड है भी या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द पेशेंट्स करेक्टली, आइदर ही और शी इज द पेशेंट और नॉट, ठीक है, इस चीज को देखना है। नंबर टू, इम्प्रूव स्टाफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टाफ की कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल मिसाल मैं देती होती हूँ कि अब एक साइकोलॉजिस्ट है, एक फिजियोथेरापिस्ट है, ठीक है, एक कार्डिक परफ्यूनिस्ट है आईसीयू सीसीयू में, ठीक है, एक आपके पास जो है वो किसी और कैडर का बंदा है, फिजियोलॉजिस्ट है, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट है, नर्सिंग का बंदा है एक। तो अगर उनकी आपस में पेशेंट को लेके कम्युनिकेशन पुअर है, ठीक है, और टाइमली वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, एक लिएज़ॉन एक प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को नहीं लेके आ रहे, कोलैबोरेटिव केयर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्वालिटी केयर का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी केयर सिर्फ अगर आरफा है और एज अ नर्स वो काम कर रही हैं, ठीक है, और पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही हैं, तो सिर्फ आरफा की साइड से ही थोड़ी सोली केयर मिल रही है। ठीक है, आरफा एज अ नर्स अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है और होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर रही है, बट अदर देन दिस देयर इज अ मल्टी डिसिप्लिन। अगर हम लीन सिक्स सिग्मा की बात करते हैं तो उसमें वो यही कहता है कि टोटल क्वालिटी को हमने देखना है कि हम क्यों कॉन्टिन्यूस क्वालिटी सीक्यूआई की बात करते हैं। दिस इज द रीजन। सो इम्प्रूव स्टाफ कम्युनिकेशन, यूज मेडिसिन सेफली, ठीक है, मेडिसिन को आपने एज अ राइट टाइम, राइट रूट, राइट वे, राइट टाइम, ठीक है, उन सारे 6 जो आपके मॉड है उनको फॉलो करना है। प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से आपने प्रिवेंट करना है। चेक पेशेंट मेडिसिन, ठीक है, पेशेंट की मेडिसिन को आपने चेक करना है गाहे बागाहे। आइडेंटिफाई पेशेंट सेफ्टी रिस्क, सेफ्टी रिस्क को देखना है आपने। और प्रिवेंट मिस्टेक्स इन सर्जरी, और सर्जरी करते हुए जिस जिस किस्म के आपको मिस्टेक्स का सामना होता है आपने उसको अंडर कंसिडरेशन रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज ए कंपोनेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट। ये बेसिकली कंपोनेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट का ही, ठीक है। चले बताएं, हाउ मेनी पीपल नो अबाउट व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? मतलब जितना अब तक आपके पास कॉन्सेप्ट आया है उससे रिगार्डिंग आप क्या कहते हैं, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? अब वो लोग जो कि वाकई ही लेक्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका भी पता चल जाएगा, और जो नहीं कर रहे उनका भी पता चल जाएगा, ठीक है। सारे मुझे बताएं कि व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट बाय बाय डेफिनेशन, बाय वर्ड्स आपको क्या समझ आता है? हरी आप।
कैसी हो, ठीक हो? खैरियत से? ओके। यास्मीन ने बताया है, सिमरा ने बताया है, वर्दा ने बताया है, हिरा ने बताया है, फातिमा ने बताया है और सायरा ने बताया है, रौलिका, आरफा, महविश, नेहा, सिमरा, सबा, ताहिर, शाइस्ता ने बताया है। ओके, इट मीन्स के दे पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन माई लेक्चर, अदर्स आर नॉट। ओके, दैट्स फाइन। रिस्क मैनेजमेंट कहता है कि इज अ कंपोनेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इट्स पर्पस इज टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड इवेल्युएट द रिस्क्स एंड देन टू डेवलप अ प्लान फॉर रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली ये भी एक कंपोनेंट ही है किस चीज़ का, क्वालिटी मैनेजमेंट का। एंड इट्स पर्पस इज टू identify, analyze, and evaluate the risk, and then to develop a plan for reducing the frequency and severity of the accident and injuries. कहने से मुराद ये है कि फ्यूचर में जो इंजरीज, जो एक्सीडेंट्स, जो सिवेरिटीज हमने फेस की, ठीक है, पिछले साल, वो हम 2021 में नहीं करना चाहते। ठीक है, उन सब चीज़ों को भाप के, उन सब चीज़ों को अंडरटेकिंग में ला के हम सिक्स सिग्मा, लीन सिक्स सिग्मा और रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करते हम क्या करते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि 2020 में जो हमने रिस्क को काउंटर किया है उनको 2021 में भी करें। सो रिस्क मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस डेली प्रोग्राम, डिटेक्शन, एजुकेशन एंड इंटरवेंशन। मतलब आपने रिस्क होने नहीं देना ना। रिस्क अगर आपको लग रहा है तो आपने उसको ऑलरेडी मैनेज कर लेना है, आपने उसको डिटेक्ट कर लेना है, आपने उस चीज़ों को, आपने लोगों को एजुकेट कर देना है, आपने लोगों को इंटरवीन कर देना है। सो इन सेंस के रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस डेली प्रोग्राम है जिसमें आप ये सारी की सारी तीनों जो आपके पैरामीटर्स हैं आपने इनको फुलफिल करना है। डिटेक्शन, ऑब्वियसली फर्स्ट यू विल डिटेक्ट द गैप, फर्स्ट यू विल डिटेक्ट द फॉल्टी थिंग, देन यू विल एजुकेट एंड देन एट द एंड यू विल इंटरवेन, और आप एंड पे जो है वो उसको इंटरवेन करोगे चीज़ों के। व्हाट एल्स, बाकी भी क्लास मुझे जल्दी से बताए कि व्हाट इज। के पास है नर्सेज रोल इन रिस्क मैनेजमेंट। नर्सेज का रोल हम लोग देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है। इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग नर्सिंग इज द वन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन द पेशेंट केयर 24 आवर्स अ डे। ठीक है, अगर आप देखें फिजियो वाले आते हैं आपके पास, ये आते हैं पैथोलॉजी वाले आते हैं, ठीक है, लैब वाले आते हैं, ये क्या करते हैं अपनी डे डे में सर्विसेज प्रोवाइड करके चले जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें कि नाइट में भी अगर इनकी कोई ड्यूटी लगती है तो इसमें जो है वो आप क्या करते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है, मतलब जो एक पेशेंट के साथ थ्रू आउट एक चीज़, एक जो डिपार्टमेंट, जो डिसिप्लिन चलता है वो आपकी नर्सिंग है। So in the organizational setting, nursing is the one department involved in the patient care 24 hours a day. नर्सिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि 24 आवर्स अ डे जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नर्सिंग पर्सनल्स आर देयर फॉर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, और इसलिए जो है वो नर्सिंग पर्सनल जो है वो क्रिटिकल सक्सेस होती है उनके पास रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, क्योंकि उन्होंने पेशेंट्स को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करनी होती है, और इस ज़मन में जो जो भी काउंटर चीज़ें आती हैं the people will face, so that the chief nursing administrator must be committed to the program। और जो आपकी है हेड होती है नर्सिंग की, ठीक है, जो आपकी एनएस है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, दे विल बी द होली, ही और शी विल बी द होलिस्टिकली responsible and accountable for the assigned program। हर और हिज एटीट्यूड विल इन्फ्लुएंस द स्टाफ एंड देयर पार्टिसिपेशन। ठीक है, और उसी के एटीट्यूड के ऊपर जो है वो आपके स्टाफ का एटीट्यूड होगा। आफ्टर ऑल इट इज़ द स्टाफ with their daily patients contact who actually implement the risk management program।
और बेसिकली वो स्टाफ ही है जो कि डेली पेशेंट कांटेक्ट के साथ आ रहा है, स्टाफ नर्स आ रही है और जो कि इम्प्लीमेंट करती है रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम को। और क्योंकि वन फ्रंट फुट पे आपके पास एज अ स्टाफ नर्स जो है वो ही देख रही होती है पेशेंट को, इसलिए अगर किसी किस्म का कोई रिस्क अगर उसको नज़र भी आता है तो वो उसके एंड पे नज़र आता है। सो इट इज़ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो फौरी तौर पे जो भी इस किस्म का कोई देखती है कि कोई रिस्की बिहेवियर शो हो रहा है तो फौरी तौर पे उसको इम्प्लीमेंट करवाती है आगे नेक्स्ट। हाई रिस्क एरिया इन द हेल्थ केयर फॉल्स इनटू 5 जनरल कैटेगरीज। मेडिकेशन एरर हो सकता है, मेडिसिन देने में आप गलती कर सकते हो। कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, फॉल्स हो सकते हैं, पेशेंट और फैमिली डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है विद केयर, रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रीटमेंट और रिफ्यूज़ल टू साइन द कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट, और कंसेंट से रिलेटेड जो है वो रिफ्यूज़ल हो सकता है, और ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपका जो है वो हो सकता है रिफ्यूज़ल। इंसिडेंट्स रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप एज ए टीएल काम कर रहे होते हो तो आपको एक्सीडेंट रिपोर्ट या इंसिडेंट रिपोर्ट जो होती है वो बना के देनी होती है, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड में आपके लगती है और अनयूजुअल इवेंट रिलेटेड होती है। So an incident report or the accident report is the form that is filled out in order to record details of an unusual event that occurs at the facility such as injury to the patient। मिसाल के तौर पे आईसीयू के अंदर पेशेंट है, रेल्स की साइड ड्रिल्स जो है वो आपने नहीं ऊंची की, लेट्स सपोज, ठीक है, या कोई भी कह लें कि इसका साइकेट्री का पेशेंट है, तो साइकेट्रिक पेशेंट जो है उस समटाइम आपको पता है अगर उनको हम रिस्ट्रेन ना करें तो वो इस किस्म की जो है वो हरकतें कर जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को साथ में थर्ड ईयर में भी शायद आपको याद हो, तो क्लिनिकल पे जब हम लोग गए थे, यू पीपल फेमिलियर विद सच काइंड ऑफ पेशेंट्स ऑफ साइकेट्रिक, तो आपने देखा था कि मतलब उनको रिस्ट्रेन करना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनको सेल के अंदर बंद किया जा रहा है, उनको डिफरेंट तरह की कह लें कि सेडेटिव दी जा रही हैं ताकि वो इस किस्म की हरकतें ना करें। सो अगर इन एनी केस इंजरी हो भी जाती है तो उसको रिपोर्ट करना, इंसिडेंट रिपोर्ट बनाना, एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। सो रिपोर्टिंग वर्क प्लेस इंसिडेंट इज़ अ वाइटल फॉर सेफ्टी एंड लीगल प्रोटेक्शन, और ये बेसिकली ना सिर्फ आपको बल्कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी लीगली जो है वो सेफ बना देती है, ठीक है। एक्सीडेंट एंड नियर मिसेस can wreak havoc with a good workflow at your business. They can result in lost production, workers' compensation claims, and unwanted visits from health and safety regulators. ठीक है, नेहा, अगर डॉक्यूमेंटेशन गलत हो सकती है ना तो वो आपकी अपने एंड से हो सकती है। अगर आपको अपने वर्क के ऊपर पूरी कमांड है तो मेरा नहीं ख्याल, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो और नॉलेजेबल हो, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन गलत भी कर सकता है, ठीक है। ये आपकी अपनी सेंस भी होती है कि आप किस तरह से कर रहे हो, चीज़ों को आगे लेके कैसे चल रहे हो, ठीक है। और अगर ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर जानने का आपको शौक है तो आप साथ में इसके बाद एलएलबी कर लो, ताकि जो है वो आपको मज़ीद कहीं से पता चल जाएगा कि अगर एरर आ रहा है तो एरर के ऊपर जो है वो कौन सी आप पर्सनली उसको कैसे सू कर सकती हो, ठीक है। अव्वल तो ये है कि आप अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास डॉक्यूमेंट रखो, ठीक है, आप ना छोड़ो वहाँ पे। देयर आर मैनी वेज टू टैकल, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल जाओगे तो तब थोड़ा डिफरेंट होगा चीज़ों को लेके आगे चलना। Accurate and comprehensive reporting on both the patient's chart and in the incident report is essential to protect the organization and caregiver from litigation। यही बात मैं कर रही थी पहले भी, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि अगर एक्यूरेसी और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग होगी ना साथ साथ, जो कि आपके अपने रिकॉर्ड के लिए, एक तो फाइल वो है ना कि जो पेशेंट के बेड पे पड़ी हुई है, जो कि हॉस्पिटल की फाइल है, अगर आप लोगों को इतना लगता है कि आप लोगों को इस किस्म के पेशेंट की केयर करने के लिए अलॉट किया गया एंड यू आर एट स्टेक, देन देयर आर सम लॉ एंड ऑर्डर लाइबिलिटीज़, ठीक है, जो कि आपकी साइड से भी आपको भी जो कि पता होना चाहिए। कल को अगर कोई उठ के लिटिगेशन में आपको घसीटता है, ठीक है, आपको सू करने की कोशिश करता है, तो आपको पता हो कि मैं अपनी सेफ साइड कहाँ से निकाल सकता हूँ, मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं आगे रख के बता सकता हूँ कि आई एम नॉट एट फॉल्ट, आई एम नॉट अ कल्प्रिट, ठीक है। सो दीज आर द टूल्स, दीज आर योर दीज आर द स्ट्रेटजीज जो कि आपको स्मार्ट बनाती हैं, ठीक है। अब ये ही नहीं कि अब आप लोग जो है वो एब्सेंट माइंडेड जाके खड़े हुए हो, ठीक है, डॉक्टर ने जो लिख दिया लगा दिया जाके। यार आपको भी पता होना चाहिए कि अगर डॉक्टर ने आपको कोई ऑर्डर किया है
तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए। आप मतलब यू आर नॉट अ सबॉर्डिनेट ऑफ द डॉक्टर। ठीक है, बदतमीज होना समथिंग एल्स, लेकिन नॉलेजेबल होना समथिंग एल्स। मैं आपको हरगिज नहीं कहती कि आप बदतमीज बनो, मैं आपको ये कहती हूँ कि आप नॉलेजेबल बनो, ठीक है? अगर आपको कोई सू करने की कोशिश करता भी है कि जी फलानी नर्स ने गलत इंजेक्शन लगाया, तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर ने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर किया। अब मैं सबको तो नहीं कह रही कि एलएलबी करो, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि एज अ जर्नली स्पीकिंग आपके पास अपना रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई अगर आप किसी क्रिटिकल पेशेंट या इस तरह के पेशेंट जिसमें आपको लगता है कि कोई फस क्रिएट हो सकता है, आप अपने रिकॉर्ड के लिए चीजें रखें भाई। आप कहें कि जी ये देखें जी ये ऑर्डर है, ये कहा गया था और ये लगाया गया है, ठीक है? और उससे भी पहले जो कि कभी आपको अल्लाह ना करे कटहरे में ले जाके जज के सामने अदालत में खड़ा किया जाता है, तो आप उसको ये कह सकती हैं, वो जज आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भी आप पढ़ी लिखी नहीं है, आपको नहीं पता कि इसका क्या है, ठीक है? तो आप अपने डॉक्टर के ऑर्डर को डिनाई कर सकती हैं कि सॉरी, आई कांट फॉलो दिस ऑर्डर, ठीक है? मुझे लगता है कि ये ऑर्डर फॉलो करने वाले नहीं है, आप उसको स्ट्रेट रिफ्यूज कर दें। लिटिगेशन इज एडवांस थिंग ना, आप उसको मुंह पे रिफ्यूज कर दें, बट इतना आपके पास नॉलेज तो हो ही यार कि अगर आपको वो लॉजॉर्टन लगाने के लिए कह रहा है, तो लॉजॉर्टन वो किडनी फेलियर का पेशेंट है, तो आपने लगाना है या नहीं लगाना? लॉजॉर्टन पोटाशियम जाना है या नहीं जाना, ठीक है? पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स आपने देने हैं या नहीं देने? आपको इतना फार्माकोलॉजी तो फिर आपके ऊपर आपकी इतनी कमांड होनी चाहिए ना कि आप बात कर सके। आप वो नर्सिस तो नहीं है ना कि बस ठीक है ये दो पैराडोल की गोली खिलाओ, नर्स तो आप जाके खिलाए, सिस्टर जी ये खिलाएं तो आप खिलाए। अगर आप को इतना सवाल जवाब का शौक है, तो अपने आप को इतना नॉलेजेबल करें, अपने आप को इतना स्किलफुल करें कि आप उसको डायरेक्ट मुंह पे शट अप कॉल दे सके कि आई कैन नॉट फॉलो, ठीक है? लिटिगेशन इज एडवांस थिंग, ठीक है? केयर गिवर के खिलाफ भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी हो सकती है, और लिटिगेशन से बचने के लिए ही इंसिडेंट रिपोर्ट जनरेट की जाती है, जो कि आपको भी सू से बचाती है और आपकी हॉस्पिटल को भी सूने से बचाती है। लेकिन अगर एक नर्स के पास लॉ भी होगा, उसको कानून भी आता होगा, तो ही और शी विल प्रोटेक्ट फॉर योर सेल्फ मोर एंड मोर, बहुत अच्छे तरीके से खुद को वो कर सकती है, ठीक है? So incidents reporting is often the nurse's responsibility. Reluctance to report incident is usually due to the fear of the consequences. अब क्यों नहीं नर्सेज बनाती? इसीलिए नहीं बनाती। रिलक्टेंस क्यों शो करती हैं? इसीलिए नहीं शो करती कि पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इफ यू आर क्लियर, इफ यू आर क्रिस्टल क्लियर, नो वन विल कैन सू यू। कोई आपको सू नहीं कर सकता, ठीक है? अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने काम ठीक किया है, अगर आपने अन्यवा जाके टीका लगा दिया है, तो फिर यू आर एट फॉल्ट, यू आर एट मिस्टेक, ठीक है? फिर आप कुछ नहीं कह सकते हो। सो सबसे पहले यार अपनी अक्ल यूज करो कि आया उसने आपको कह दिया, ऑर्डर कर दिया, तो क्या आपने ऑर्डर मान लेने हैं? उसकी ऑर्डर हदीस है क्या, ठीक है? सो सबसे पहले खुद अपनी अकल इस्तेमाल करो कि हमने भी 4 साल पढ़ा है, हमने भी इस फील्ड को खंगाला है, हमने भी फार्माकोलॉजी पढ़ी है, उसकी कोई हरफे अव्वल नहीं होगी चीज। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है? मैं बार बार आपको कह रही हूँ, बदतमीज होना समथिंग एल्स, ठीक है, लेकिन नॉलेजेबल होना समथिंग एल्स। आप उसको हम्बली भी रिफ्यूज कर सकते हो कि डॉक्टर साहब आई कैन नॉट फॉलो योर ऑर्डर, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी ऑर्डर रॉन्ग है, आपकी ऑर्डर गलत है। आप उसको हम्बली भी जवाब दे सकते हो, जरूरी नहीं कि उसको शटअप कॉल ही दो आप, ठीक है? काम प्यार से भी निकलवाया जा सकता है, देयर आर मेनी वेज। आगे आ जाता है रूट कॉज एनालिसिस। इट इज द मेथड टू वर्क बैकवर्ड थ्रू एन इवेंट टू एग्जामिन द एवरी एक्शन दैट लीड द एरर lead to the error or event that occurred. It is a complicated process. A simplified method to conduct an event analysis follows. अच्छा, रूट कॉज एनालिसिस में यही बात आ जाती है कि आपने पीछे की सारी बैकग्राउंड चीज़ों का एग्जामिनेशन करना है कि अगर कोई एक्शन या कोई एरर हुआ है यार, तो उसके पीछे बैकग्राउंड रियलिटीज क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, जड़ से हमने उसको तलाश करने की कोशिश करनी है कि इस मसले की जड़ क्या थी, ये मसला बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ था। सो पेशेंट बट पेशेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द इवेंट। अब पेशेंट साइड से कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी भी इवेंट के होने में कंट्रीब्यूट करते हैं? जैसे कि पर्सनल हो सकता है, व्हाट पर्सनल एक्शन कंट्रीब्यूटेड टू द इवेंट, मतलब पर्सनली उसने क्या ऐसा किया कि ये इवेंट हो गया। फिर आ जाती है पॉलिसीज,
ठीक है, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज ने क्या कंट्रीब्यूट किया इस इवेंट के होने के लिए। प्रोसीजर, आर देयर स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर दिस टाइप ऑफ इवेंट, ठीक है, क्या जो प्रोसीजर हम करने जा रहे थे और जिसकी फॉल्टीनेस की वजह से इवेंट हुआ, क्या वो प्रोसीजर स्टैंडर्ड थे। प्लेस, डिड द वर्क प्लेस एनवायरमेंट कंट्रीब्यूट टू द इवेंट, क्या हमने सिरकमसियन बगैर ऑक्सीजन का सिलेंडर रखे 6 साल के बच्चे का सपोज कर दिया और वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में चला गया और ऑल ऑफ सडन उसकी डेथ हो गई, क्या वो प्लेस, वो सिंपल कमरा सिरकमसियन के लिए ठीक था? क्या हमने उसको लाइट लिया? क्या वो ठीक था? नो। रूट कॉज एनालिसिस। पॉलिटिक्स, डिड इंस्टीट्यूशनल और आउटसाइड पॉलिटिक्स प्ले ए रोल इन द इवेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आके बीच में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं, आपकी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज चेंज होना शुरू कर देती हैं, जो कि आपकी अपनी, जो कि सीईओ या जो इंटरनली डोनर्स हैं या जो भी चैरिटी बेस्ड जो भी आपके वो हैं जो उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फाइनेंशियली, डोनर्स ही कह सकते हैं उनको, उनका अपना कोई इंटरेस्ट तो नहीं आ गया, वो अपनी उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स तो नहीं स्टार्ट करी। वट एवर केयर इज कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर द पेशेंट, फॉर द सेक ऑफ द पेशेंट, इट डजेंट मीन एनी डिफरेंस, ठीक है। उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जब ये चीज उनको कोई फर्क नहीं उन पर असरअंदाज हो रही, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा सोचेंगे। एट द एंड क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुअली उसकी फंडामेंटल्स वीक होती जाएंगी और फंडामेंटल्स वीक होने के साथ साथ क्या होगा, एंड अप इन डिजास्टर, एंड अप इन डिजास्टर फाइनली, ठीक है। रोल ऑफ नर्स मैनेजर, क्या एक नर्स मैनेजर का रोल हो सकता है? द नर्स मैनेजर प्लेज अ की रोल इन द सक्सेस एंड एनी रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। ऑब्वियसली की रोल प्ले करती है। नर्स मैनेजर्स कैन रिड्यूस रिस्क बाय हेल्पिंग देयर स्टाफ व्यू हेल्थ एंड इलनेस फ्रॉम द पेशेंट्स प्रोस्पेक्टिव। वो पेशेंट के प्रोस्पेक्टिव से भी देखती है, स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखती है। यूजुअली द स्टाफ्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वालिटी डिफर्स फ्रॉम द पेशेंट एक्सपेक्टेशन। अब पेशेंट की एक्सपेक्टेशन समटाइम बियॉन्ड द स्टाफ क्वालिटी जो कि प्रोवाइड कर रही होती है उससे ज्यादा होती है। समटाइम स्टाफ जो होता है उसको लग रही होता है कि पेशेंट मेरे साथ ज्यादा कोऑपरेट करेगा, एंड परसेप्शन वाइस वर्सा है, कम ज्यादा दोनों साइड से हो सकता है। So, by understanding the meaning of the course of the illness to the patient and the family, the nurse will manage risk better because that understanding can enable the nurse to individualize the patient care. ठीक है? So, in this way, you can say कि आपको individualized patient care provide करनी होती है nurse को, ठीक है? उसकी रिस्क को आपने आइडेंटिफाई करना है, उसकी बेटरमेंट को आपने देखना है, उसको होलिस्टिक केयर देनी है जिसमें पेशेंट सेंटर्ड भी होगी, फैमिली सेंटर्ड भी होगी, ठीक है। और आपने उसको जो केयर प्रोवाइड करनी है जो कि लीन सिक्स सिग्मा और सिक्स सिग्मा और रिस्क मैनेजमेंट को सारों को इन्वॉल्व करके होगी, डीसीआईएम में एक्रोनिम को यूज करते हुए होगी, वो क्या होगी, वो इंडिविजुअलाइज पेशेंट केयर होगी। द इंडिविजुअलाइज अटेंशन प्रोसीजर रिस्पेक्ट एंड इन टर्न रिड्यूस रिस्क, ठीक है। तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे क्या होता है, ओवरऑल आपके पास जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। So this is all about our today session about total quality management. Hopefully you have enjoyed this session. Is there any query regarding this session you can ask please? I have already sent this session to Ali Hamza yesterday in email, and hopefully Ali, uh, you have already shared this session with your other colleagues, और अगर किसी का कोई इशू है तो you can ask please। और अभी मैं इधर ही बैठी हुई हूँ, आप लोग मुझसे अपना मसला शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग TQM। नेक्स्ट फिर आपका जो है वो मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कराऊंगी। अभी के लिए बहुत शुक्रिया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, और प्लीज़ क्लास, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप मेरे लेक्चर में टाइमली आ जाया करें, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं देखिए, मैं मेरी आदत नहीं है इस तरह से सख्ती करना या कह लें कि इस तरह से बोलना। अगर आप लोग मेरे साथ सीधे सीधे हैं तो मैं बिल्कुल भी यार आप लोगों को नहीं डांटूंगी, रियली आई एम वेरी फ्रेंडली, ठीक है। सो प्लीज कॉपरेट विद मी, आई विल कॉपरेट विद यू, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप अभी के लिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अटेंडेंस भी मुझे दे दे। और अली हमजा, प्लीज मेक श्योर मी इन मैसेज और इनबॉक्स के हैव यू शेयर लेक्चर विद अदर कलीग्स और नॉट। हाँ जी क्लास, यू पीपल कैन टोल्ड मी कि सुनैना, वर्दा, नेहा, हेरा, हुमा, कि क्या आप तक लेक्चर पहुंचा, क्या अली ने शेयर किया, जल्दी से मुझे बताएं।